आपकी इन यात्राओं से इन स्थानों में कोई परिवर्तन हुआ है क्या जाने से? सुनने में आया कि आपने नरसिंहपुर में भी शिंगड़ी नदी को आपने जिंदा कर दिया। नहीं, मुझे लगता है कि जब मैं परिक्रमा में था अपने गुरुदेव के साथ, होता क्या है कि मुझे भी जागने में 30 साल लग गए। तो मैं 94 के आसपास नर्मदा परिक्रमा में गया था, तो एक सूखी नदी नर्मदा जी में मिल रही थी। उसके पहले तो कोई भी नदी मिलती थी तो वो 1 किलोमीटर ऊपर लेकर जाते थे, संगम को सीधे पार नहीं करने देते थे। गुरु आज्ञा मानकर कभी बुद्धि नहीं लगाई। लेकिन एक दिन एक सूखी नदी जुड़ रही थी तो मुझे लगा कि हम परेशान थे। उस दिन एकादशी थी, व्रत था, सभी लोग परेशान थे। तो मैंने सोचा सूखी नदी है, निकल जाते हैं। तो जैसे ही उस तरफ कदम बढ़ाया तो पीछे से आवाज आई, लग गया कि कुछ गड़बड़ हुई है। इशारा हुआ ऊपर की तरफ चलो। तो उस दिन वो 1.5 किलोमीटर ऊपर ले गया सूखी नदी में। फिर हमने उस नदी को क्रॉस किया और फिर वापस आए, 3 किलोमीटर हो गया और फिर नदी के किनारे चलना शुरू हुआ। मन खराब हुआ, दिन भर परेशान रहे। रात में जब भोग प्रसादी के बाद सेवा में करता था तो जो मन में भरा था वो निकल गया। मैंने कहा जब सूखी नदी थी और पानी नहीं था तो सीधे क्यों नहीं निकलने दिया। उठकर बैठे और जो बात उन्होंने कही वो बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा जहां नदी का उद्गम होता है वहां अपूर्व ऊर्जा होती है, लेकिन जहां नदी का संगम हो, पहाड़ का संगम हो, वृक्षों का संगम हो और स्त्री पुरुष का संगम हो, वहां जीवन की संभावना रहती है। उसको रौंदने की गलती मत करना। ये बात मुझसे 30 साल पहले कही गई थी। मुझे 30 साल बाद मैं जगा। अगर मध्य प्रदेश नहीं आता तो बहाने बनाता रहता, दिल्ली में हूं इसलिए नहीं जा पाया। तो मुझे लगता है कि उसके एक मायने हैं। और हमने जिन मैं स्थानों पर मैं गया हूं उसमें से 89 स्थानों पर बाकायदा फेंसिंग लगाकर वृक्षारोपण किया है। मेरा मानना है कि अगर उद्गम से जल निकलेगा तो छोटी नदियों को हम बारहमासी रख सकते हैं, तो फिर बड़ी नदी भी बच सकती है। बड़ी नदियों के किनारे काम करने की गुंजाइश नहीं है। मैं नर्मदा का उदाहरण देता हूं। यदि छोटी नदियां बारहमासी होंगी तब नर्मदा बारहमासी होगी, वरना नर्मदा को बचपन में जहां हमने देखा है आज उससे आज की हालत में वो चिंताजनक हालत है, ये मैं कह सकता हूं। तो उस दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं अभी जी, उसको सुधारने की दिशा में? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम सबका दायित्व है। आने वाली पीढ़ी को हमें ये गारंटी देनी होगी, जैसा शुद्ध पानी हमने तो नर्मदा का पानी सीधे पिया है या हमारे दूसरी नदियों का पानी पिया है, लेकिन आज कोई नहीं पी सकता नदियों का सीधे पानी। हमने जो शुद्ध हवा ली है क्या हम अपने बच्चों को दे पाएंगे? ये जिम्मेदारी तो मुझे लगता है हर अभिभावक की है। मैं अभिभावक कह रहा हूं, उसमें कोई कैटेगरी नहीं होती। हम सबकी जिम्मेदारी है कि जैसा पानी हमने पिया है क्या हम अपने बच्चों को दे पाएंगे? जैसी शुद्ध हवा हमने ली है क्या हम बच्चों को दे पाएंगे? जैसे हमने जंगल, हरे भरे जंगल और पर्यावरणीय स्वरूप देखा है, क्या बच्चे देख पाएंगे? ये चुनौती है। प्रहलाद जी, एक बड़ी आजकल जो समस्या खड़ी हुई है जो बीजेपी के लिए और दिल्ली में बार बार उठ रही है, वो जैन जी की बात हो रही है। ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि एक बहुत बड़े ब्रांड थे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार जो चल रही थी उस पे जैन जी ने बहुत बड़ा डेंट किया है। क्या इसके पीछे जो अराजक तत्व थे आप उनको दोषी मानते हो, या जेन्युइनली बीजेपी के कार्यकर्ता को लगता है कि हमें युवाओं के लिए और भी चीजें करनी पड़ेंगी? नहीं, मैं किसी को दोषी नहीं मानता। मैं छात्र राजनीति से आया हुआ व्यक्ति हूं। मैं अभी भी मानता हूं भारतीय लोकतंत्र में छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। जब मैं 18 साल का था तब मैं कैसे जानता था कि ये वामपंथ है, ये समाजवाद है, ये हमारा एकात्मानववाद है? हमने जेल में पढ़ा है। तो जेल के आंदोलन हम अपराधी में और किसी सक्रिय छात्र नेता के बीच फर्क कर सकते हैं। और उस दौर में जब आप इन कामों को नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि गुस्सा किसी भी प्रकार का हो, कभी भी वो कहीं भी प्रकट होगा तो एक साथ में होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि देश के लोकतंत्र की जरूरत ये है कि हमें नौजवानों को, चाहे वो किसी भी रास्ते पर हो, विचारधारा के लिए सभी स्वतंत्र है। मेरे घर में जो मेरे पिताजी या बाकी लोग मानते थे, मैंने उन बातों को नहीं माना। ये बदलाव स्वाभाविक है। अगर तकनीक बदल रही है तो लोगों के, नौजवान के मन का भी बदलेगा। आज परिस्थितियां बदल रही हैं। हमने तो कभी कंप्यूटर की कल्पना नहीं की थी, लेकिन आज दुनिया कितनी बदल गई। आप किसी भी व्यक्ति को उतने लंबे समय तक बांध कर नहीं रख सकते। हम लोगों ने पैदल यात्रा करके राजनीति में सरकारों का विरोध किया और अपने पक्ष में जन समर्थन इकट्ठा किया। लेकिन आज किसी आप नौजवान से कहिए कि वो 50 किलोमीटर चलेगा क्या? उसका चलने में विश्वास नहीं है। उसका विश्वास तकनीक पर है, उसका विश्वास अन्य साधनों पर है। तो आपको लगता है कि कहीं
बीजेपी उस तकनीक के मामले में पीछे थोड़ी पिछड़ गई है जो वो लोग बाजी मार कर ले गए? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमें नौजवानों के इस परिवर्तन को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। और मैं अभी फिर रिपीट कर रहा हूं कि छात्र राजनीति में आज की तारीख में कैरियर के अलावा बच्चों को कुछ दिखता नहीं है और वो लोकतंत्र की बातें करते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझना है तो उसके छात्र जीवन में वो लोकतांत्रिक भावनाओं से रूबरू हो, उसका सामना करे, उसमें भागीदारी करे। ये मेरी व्यक्ति की अपेक्षा है एक छात्र नेता होने के नाते जो आज सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कभी दुविधा नहीं।